खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अमेठी और रायबरेली कितनी हॉट सीट इस वक्त नजर आ रही है और कितना दिलचस्प मुकाबला है। खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी से भी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। खेमचंद शर्मा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ हैं, और अखिलेश कटियार साहब समाजवादी से, और निरंजन पोडर साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। खैर मकदम है निरंजन पोडर साहब, कैसा लग रहा है मुकाबला अमेठी रायबरेली पर? देखिए हीरम जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से बात करें हम रायबरेली की, तो रायबरेली और अमेठी शुरू से यानी कि कई वर्षों से, लगभग आप समझ लीजिए 3-4 दशक से रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का एक परंपरागत या कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। उससे कहते, जब रायबरेली की बात करूं तो फिरोज गांधी से जब वहां पे शुरू हुआ कांग्रेस का सिलसिला, वो फिरोज गांधी, उसके बाद में इंदिरा गांधी, उसके बाद में राजीव गांधी, उसके बाद में सोनिया गांधी, और अब राहुल गांधी पे राहुल गांधी तक वो बैटन आ चुकी है। तो निश्चित रूप से जो एक कहीं कोई भी एक लोकसभा क्षेत्र होता है और उसके अंदर जब एक समझ लीजिए एक चीज के साथ वो या किसी भी बड़े नाम के साथ वो जुड़ा होता है, तो वहां पे एक कुछ जिसको कहते हैं आपसी और अपनापन उसके अंदर हो ही जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों से जैसे राजनीति बदल रही है हिंदुस्तान के अंदर, अब ये जो नया युवा वर्ग जो आ रहा है, ये कि इनका केवल टीवी पे, ट्विटर के ऊपर और केवल नाम से और भाषणों से इनका पेट नहीं भरता है। ये आज की तारीख में डे टू डे बेसिस के ऊपर हर चीज की स्क्रूटनी करता है, हर चीज का मूल्यांकन करता है अपने दिमाग के अंदर। अगर आप उसको कुछ भी कहें तो वो ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें मान लेगा। बेशक वो बोलता नहीं होगा, बेशक वो इस चीज के बारे में आपको बताता नहीं होगा, लेकिन वो सोचता और मूल्यांकन जरूर करता है। अभी जैसे खेमचंद जी ने कहा कि भाई जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, या कई बार मैं विपक्ष मुंह से भी सुनता हूं कि भाई जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को मूर्ख बना दिया। मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक ताकत की इतनी हैसियत नहीं है कि वो यहाँ की देश की जनता को मूर्ख बना सके। अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस बात को कहता है तो मेरा यह मानना है हीरम जी, वो कहीं ना कहीं उस जनता का अपमान कर रहा है जिस जनता के सामने वो एक भिक्षुक की भांति वोट मांगने के लिए जा रहा है। वो कहीं ना कहीं उसी जनता का अपमान कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2019 के चुनावों के अंदर अमेठी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी का घेराव करके और उनका शिकार किया था, राजनीतिक रूप से बोल रहा हूं, शिकार किया था, कहीं ना कहीं इस बार राहुल गांधी जी मेरे हिसाब से उस रणनीति में चूक गए और कहीं ना कहीं उन्होंने अमेठी छोड़ करके रायबरेली में, अब कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं, ये उनका अपना निजी विचार है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, भारत स्वतंत्र है, राजनेता कहीं से भी, ये इसमें कौन सा गलत कुछ भी नहीं है भाई। आप अपनी इच्छाओं के मालिक है, आप अपनी राजनीतिक पार्टी के, आप सर्वे सर्वा, आप अपने निर्णायक करता है। आप अगर चुनाव नहीं भी लड़ेंगे, कोई आपसे ये नहीं पूछने आएगा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। अगर आप एक साथ कि किसी भी लोकसभा से, किसी भी विधानसभा से कोई भी आप निर्णय करते हैं, हर आदमी स्वतंत्र है, उसके अंदर ना संविधान आपको रोकता है, ना कोई व्यक्ति आपको रोक सकता है। लेकिन जो सार्वजनिक जीवन के अंदर है, जो राजनीतिक जीवन के अंदर है, उनके बारे में चर्चाएं जरूर होंगी, उनके बारे में विश्लेषण जरूर होंगे, उनके बारे में ये चीज जरूर कही जाएगी कि भाई क्या चीज उचित रही और क्या चीज अनुचित रही। तो मेरा ये मानना है जिस तरीके से इस बार इन्होंने अमेठी छोड़ करके रायबरेली अपना भाग्य आजमाने के लिए गए, निश्चित रूप से रायबरेली में राहुल गांधी मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी एक आशंका ये चीज घेरे हुए कि कहीं जिस तरीके से पिछली बार अमेठी के अंदर घेराव कर दिया गया था, कहीं रायबरेली के अंदर भी उसी तरीका का कोई समीकरण बना करके कहीं ऐसा ना कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की जो एक जिसको कहते हैं अंतिम आशा रायबरेली है, उस वहां से विदाई ना हो जाए। तो इसलिए पूरी की पूरी ताकत झोंकी गई है। आप देख रहे हैं कि भाई जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस के, चाहे भूपेश बघेल जी हो, अशोक गहलोत जी हो, या जितने भी छत्र पे, उनको सबको रायबरेली उतारा गया। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, उतारा जाना चाहिए, निश्चित रूप से उतारा जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं राजनीतिक समीकरण की बात करूं तो आज की तारीख में तो रायबरेली से राजनीतिक समीकरण राहुल गांधी जी के पूरे पक्ष में है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। निरंजन पोडर साहब, कितनी कामयाब दिखती है? कहा जा रहा है कि कहीं से भी राहुल गांधी उतरते उत्तर प्रदेश की किसी सीट से तो समाजवादी पार्टी के कारकुनान ही जिताकर भेजते। देखिए हीरम जी, ऐसा है, राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति अपने राजनीतिक बयान देते हैं और इसके अंदर देने में कोई परहेज भी नहीं है। अगर ये कहते हैं कि भाई किसी भी सीट से चुनाव जिता करके राहुल गांधी जी को भेजते हैं तो इसके अंदर किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है, जैसे भी मैं भी आपको बता रहा था कि जो भी सार्वजनिक जीवन में है, जो भी राजनीतिक जीवन में है, उनके बयानों की हमारे यहाँ
विश्लेषण भी होते हैं, उनके बयानों पे चर्चा भी होते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी सीट से चुनाव जिता करके भेजते, तो फिर मेरे को एक बात बताइए, 2019 के अंदर अमेठी में क्यों चुनाव जिता करके नहीं भेज पाए? पिछली बार भी चाहे गठबंधन नहीं था, लेकिन वॉक ओवर तो दिया था ना समाजवादी पार्टी ने। अमेठी और रायबरेली के अंदर दो जगह अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे ना समाजवादी पार्टी ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिर ये क्यों हार गए? तो बात ये नहीं है ईरम जी, बात ये है कि आप जो बोलते हैं वो जनता को कितना अपील करती है, जनता के हृदय तक कितनी पहुंच पाती है। अभी मैं समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के मंदिर पदार्पण के बाद में इसलिए उसका वहां पे शुद्धिकरण किया गया, इसलिए वहां पे उसको धुलाया गया क्योंकि वो नीची जाति से आती है। पहली बात तो इनकी जानकारी में वर्दी कर दूं, या तो ये अभी मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ इनकी अज्ञानता है, या फिर ये जानबूझ करके ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो यदुवंशी है हमारे यहाँ, जो आज की तारीख के अंदर सबसे बड़े भगवान जिनको हम पूछते हैं वो है भगवान श्री कृष्ण, और वो मेरे हिसाब से तो जो अखिलेश यादव जी का वंश है, यानी कि यदुवंश से ही आते हैं, यदुकुल से ही आते हैं। तो जिस सनातन समाज ने उस यदुवंशी को अपना सिरमौर बना रखा, अपना प्रभु बना रखा, अपना तारणहार बना रखा है, और जिनको मंदिरों में प्रतिष्ठापित कर रखा है भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को, वो क्या यदुवंशी के पैर पड़ने से या यदुवंशी के मंदिर में जाने से वो उसको धुलेगा? ऐसा कौन सा पंडा पुजारी इतना मूर्ख है? पहली बात। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ एक जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके में एक हुआ पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग का मतलब कोई नीची जाति नहीं मानी गई है उसको ये माना गया सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर पिछड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमारे यहाँ जितने भी पिछड़ा वर्ग के अंदर जितनी भी जाति आती है, चाहे आप राजभर देख लीजिए, चाहे आप गुर्जर देख लीजिए, चाहे आप ठाकुर जाट देख लीजिए, चाहे आप यादव देख लीजिए, ये हमारे समाज की क्षत्रिय जातियां रही हैं, और इनके लोग अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, और मानते नहीं है क्योंकि इस देश के लिए जो सरों का जो बलिदान किया वो इन्हीं जातियों के लोगों ने किया, जिनको लोग सूरमा, इन जातियों से आए हुए महापुरुषों ने इस देश के ऊपर शासन किया है। लेकिन आज पता नहीं क्या एक होड़ सी मच गई है कि किसी जाति, अपनी जाति को नीचे बताने की एक होड़ सी मच गई है। अब ये जनता में कहां तक कनेक्ट होती है भगवान जाने, ये तो इनकी अपनी विचारधारा है। लेकिन मेरा ये मानना है, अभी जो कह रहे थे विकास की राजनीति, निश्चित रूप से राजनीति और जो भी बयानबाजी है वो विकास की होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से हो। जब प्रधानमंत्री जी भी जब ये बात कहते हैं मंगलसूत्र ले जाएंगे, एक भैंस खोल के ले जाएंगे, या तमाम हिंदू और मुसलमान और ये जिस तरीके की जो बातें करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि उनको भी इन चीजों से बचना चाहिए, और जो विपक्ष है उनको भी ये बताना चाहिए कि आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या करेंगे। आज की तारीख में आप देखेंगे तो राजनीति कहां सिमटी हुई है। हम 1 लाख रुपए साल का दे देंगे, 8,000 रुपए ये डाल देंगे, हम नाच फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, महिलाओं को फलानी चीज फ्री दे देंगे। भाई आप फ्री की बजाय आप उसको सशक्त बनाने की बात कीजिए कि हम महिलाओं को इतना सशक्त बनाएंगे कि वो महिला 50,000 रुपए की भी कोई चीज खरीद करके और उसको उपभोग कर सकती है। कोई व्यक्ति इतना सशक्त बनाएंगे कि उसको किसी बिजली की फ्री की आवश्यकता नहीं है, वो 50 यूनिट भी पे कर करके अपने आप को आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। तो वो सशक्त बनाने के लिए हम उद्योग धंधे कैसे बढ़ाएंगे, भारत को विकास कैसे करेंगे, कि आज जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अगर विश्व भर के अंदर जो विकसित देश है उनके लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है और हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है, उस हिसाब से हमारे लोगों की पर कैपिटा इनकम यानी कि वो कमा करके इतने समृद्धशाली बने कि 4 लोगों को और वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर सके। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी राजनीति आज भी रिवर्स में जा रही है, जो मेरे हिसाब से, और मैं इसके अंदर किसी एक राजनीतिक दल को नहीं बोल रहा हूं, मैं तमाम राजनीतिक दलों को बोल रहा हूं कि जिस तरीके से जमाना अपडेट हो रहा है, पहले P1 आया, P2 आया, उसके बाद में सेलरोन आया, आज की तारीख में जिस तरीके से आपको पता विंडोज 10 चल रही है, जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं आज भी सन 1970 वाली राजनीति हमारे यहाँ चल रही है, जो मेरे हिसाब से इस देश के लिए, इस देश के विकास के लिए और इस देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। ठीक है निरंजन पोडर साहब, इत्तेफाक रखते हैं?
देखिए ईरम जी, ऐसा है, इस विषय के ऊपर इन महाशय को एक बार बुलाइए और पूरी इसी चीज के ऊपर डिबेट कीजिए। मैं इनके साथ पूरा इनके साथ साक्षात्कार करूंगा इस विषय के ऊपर। ये जो कुछ लोग आज की तारीख में अपने आप को एक राजनीतिक परिवार, पहले राज परिवार हुआ करते थे, आजकल राजनीतिक परिवार हो गए, उन्होंने राज परिवार की तरह राजनीतिक परिवार विकसित कर लिए और अपने परिवारों को छोड़ करके और कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ करके बाकी सारे समाज की ठेकेदारी लेकर के और उनके ऊपर शासन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैंस चराने, अरे भाई, सबसे बड़ा नुकसान तो आपके समाज को, आपके जो ये राजनीतिक परिवार है, ये आपके समाज को पिछड़ा रखे हुए हैं। क्योंकि वो अगर पड़ जाएंगे, भैंस चराने से अगर वो रुक जाएंगे, पड़ जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सत्ताओं में दखल देंगे। लेकिन समस्या तो ये तब उत्पन्न हो रही है ना कि मुझे एक बात बताइए कि आज आरक्षण का जो ये लाभ की बात कर रहे हैं, आरक्षण का लाभ कौन ले रहे हैं? जो लोग 20% लोग जो विकसित हो चुके हैं उस समाज में, उन्होंने अपने आप को एक अलग वर्ग बना लिया है। अब जो समाज के अंदर जो वास्तव में जो निचले स्तर का व्यक्ति है उसी समाज से, वो तो उसके तो बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, तो आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है? जो एक आईएएस बन गया उसका बेटा आरक्षण का लाभ ले रहा है, एक एसडीएम बन गया उसका बेटा आरक्षण का लाभ ले रहा है, जो अभी भी खेत के अंदर जो कसी चला रहा है, जो खेत के अंदर गाय चरा रहा है, जो खेत के अंदर जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसका बेटा तो शायद हो सकता है 8वीं के बाद में स्कूल जाने की स्थिति में ना हो, तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? लेकिन आज जब इनको ये कहो, आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, आज अगर आप सैफई परिवार की बात करते हैं, 5-6 लोग इनके राजनीति के अंदर, क्यों यदुवंश में और लोग नहीं उत्तर प्रदेश में, क्या वही जीतने लायक है? अगर आप बात करें लालू परिवार की, तो 6 लोगों को एक ही परिवार से टिकट मिली है, क्या वो मीसा भारती वहां से चुनाव जीत सकती है? कोई और लोग नहीं जीत सकते। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो जो मैं बता रहा हूं, जो पहले राज परिवार हुआ करते हो, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो अवधारणा थी, उसकी सबसे ज्यादा अगर कोई ऐसी तैसी हो रही है तो वो इसी चीज में हो रही है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था ईरम जी कि अब ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलेगा, इस देश के अंदर अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब इसके अंदर वोट की पेटी से राजा पैदा होगा। लेकिन आज हुआ क्या है? आज जो राजनीतिक राज परिवार से जो राजकुमार पैदा होते थे, उनके बजाय राजनीतिक परिवार से राजकुमार पैदा होने लगे। केवल मात्र फर्क इतना आया है कि वो अब वोट की पेटी के माध्यम से बाहर निकल करके आते हैं। नहीं, मुझे बात बताइए, क्या ये दावा कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सैफई परिवार को छोड़ करके कोई दूसरा व्यक्ति बन सकता है? कोई शेड्यूल कास्ट का कोई बन सकता है? ये इस चीज का दावा कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि पर उपदेश सगुन बहुतेरे, कि भाई सीधी सी बात है, सामने वाले के ऊपर कुछ ना कुछ लांछन लगाना, कुछ ना कुछ आरोप लगाना। पहले स्वयं इस चीज के बारे में सोचिए कि उस पिछड़ा समाज की, उस जो इस अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ है समाज, वो व्यक्ति आज की तारीख में भी कहां तक पहुंचा। मैं बहुत सारे लोग देखता हूं ईरम जी, जो आज गटर में उतर रहे हैं, उसी समाज के लोग गटर में उतर रहे हैं, और उसी समाज का एक पूरा का पूरा खानदान 3-3 पीढ़ियां जो है वो सरकारी नौकरों के ऊपर, बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठा हुआ है। भाई क्यों नहीं स्वेच्छा से आप छोड़ते उनको, जो जिनको जिस समाज में जिस व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचा है उस तक लाभ क्यों नहीं पहुंचाते आप? लेकिन वास्तविक ये है कि एक वर्ग उसमें भी लाभान्वित हो गया। वो लाभान्वित वर्ग अब उस जो आज भी पिछड़ा हुआ है, आज भी जो अंतिम पंक्ति में है, उसकी आज वो भी परवाह नहीं कर रहा है। कितने लोगों की पढ़ाई की फीस देते हैं लोग जब ये सशक्त बन जाते हैं, लेकिन बात करते हैं केवल टीवी पे आकर के। ठीक है। तो कुल मिलाकर मुद्दों की बात यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए। कि सेकंड निरंजन साहब, वक्त कम है। ईरम जी, इन महाशय को बताइए कि ये जो जिस निरंजन की बात कर रहे हैं, इसने पूरी पैंट अपनी 17वीं साल मेरे उम्र की 17वीं साल में मैंने पैंट पहनी थी, और वो भी किसी की उतरी हुई नई पैंट नहीं खरीद पाए थे हम परिवार के अंदर। ऐसे परिवार से हूं मैं। जब हमारी माता जी के पास दूध नहीं होता था, तो जब हम बच्चे थे तो पानी के अंदर चीनी। हालात कैसे बदलेंगे, क्योंकि सबने अगर जमीनी सतह से इतनी मेहनत की, जाहिर तौर पर ज्यादा बेहतर इन मुद्दों को समझा जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।